Assalamu alaikum. Welcome to C for Chemistry. In this particular lecture we will discuss the radiation poisoning. तो इसकी हम डिफरेंट जोन सी सिंड्रोम्स देखेंगे, उसके सिम्टम्स देखेंगे, उसके काजेज देखेंगे और उसका ट्रीटमेंट देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि हम रेडिएशन पॉइजनिंग किसे कहते हैं, तो रेडिएशन पॉइजनिंग की अगर हम बात करें तो जब बॉडी के जोन्स होता है, बॉडी के ऊपर जो रेडिएशंस होती हैं वो एक्सपोज हो जाती हैं, पेनिट्रेट कर जाती हैं हाई डोज में फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो जिसकी वजह से होता क्या है, बॉडी के अंदर जोन से होती है चेंजेस आती हैं, जिसकी वजह से एक्यूट इलनेस काज करती है और इस कंडीशन को हम बोलते होते हैं रेडिएशन पॉइजनिंग। अगेन अगर मैं रिपीट करूं तो जब बॉडी के अंदर क्या होता है, रेडिएशन पेनिट्रेट कर जाती हैं, हाई डोज ऑफ रेडिएशन जोन सी होती हैं, न्यूक्लियर रेडिएशन वो पेनिट्रेट करती हैं विद इन द बॉडी फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो उस दौरान जो एक्यूट इलनेस होती है जो कि रेडिएशन की वजह से काज होती है, तो इस कंडीशन को हम बोलते होते हैं रेडिएशन पॉइजनिंग। ठीक है। उसके अलावा जो रेडिएशन पॉइजनिंग होती है, इसको एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम भी कहा जाता है। ठीक है, एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम, इन शॉर्ट हम इसको ARS भी बोलते होते हैं, एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो मेन जो इसमें सिम्टम्स आती हैं रेडिएशन पॉइजनिंग के अंदर, तो उसमें जो मेन जो इनिशियली साइंस होते हैं जब रेडिएशन बॉडी के ऊपर रेडिएशन का एक्सपोजर होता है, तो इनिशियली जो होते हैं वो नोजिया है और वॉमिटिंग वगैरह, यानी कि मतली वगैरह आना या क्या आना। उसके बाद जो सीवियर कंडीशंस में जो इसकी सिम्टम्स होती हैं रेडिएशन एक्सपोजर की, तो उसमें जो सा है वो नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, हेडेक, डिजीनेस एंड डिसओरिएंटेशन, मीन्स के चक्कर वगैरह आना, बॉडी का जो मेंटली अनस्टेबल होना। उसके अलावा ब्लडी वॉमिट, खून की उल्टी आना, स्टूल फ्रॉम इंटरनल ब्लीडिंग, वीकनेस एंड फटीग, लो ब्लड प्रेशर हो जाना और हेयर लॉस। तो ये जो सी होती हैं जब बॉडी के ऊपर सीवियर एक्सपोजर होता है न्यूक्लियर रेडिएशंस का, तो ये वाली जो सी सिम्टम्स है वो अपीयर होती हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ सिंड्रोम, अब जो सी सिंड्रोम होती हैं रेडिएशन एक्सपोजर की, रेडिएशन पॉइजनिंग की, तो वो 3 तरह की होती हैं। ठीक है, जो नंबर 1 इज़ द सेरिब्रोवैस्कुलर सिंड्रोम। ठीक है, सेरिब्रोवैस्कुलर सिंड्रोम। और जो सेकंड है दैट इज़ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिंड्रोम। और जो थर्ड वन है वो है दैट इज़ द हेमेटोपोएटिक सिंड्रोम। तो ये 3 सिंड्रोम है जब बॉडी के ऊपर एक्सपोजर होता है रेडिएशन का, जो रेडिएशन पॉइजनिंग होती है। अब ये जो सी तीनों सिंड्रोम्स हैं, ठीक है, ये जो सी तीनों सिंड्रोम्स हैं, इन तीनों सिंड्रोम्स के अंदर 3 फेजेस होते हैं। हर सिंड्रोम के अंदर 3 फेज होते हैं। अब वो फेजेस कौन कौन से होते हैं, ठीक है जी। तो इसमें जो सा नंबर फर्स्ट पे है, ठीक है, जो फर्स्ट फेज है दैट इज़ द प्रोड्रोमल फेज। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे जो प्रोड्रोमल फेज है, सेकंड वन इज़ द लेटेंट एसिम्प्टोमेटिक फेज है, और जो थर्ड वन है दैट इज़ द ओवर्ट सिस्टमेटिक इलनेस फेज। तो ये 3 फेजेस होती हैं जो हर सिंड्रोम, पहले हम तीनों फेजेस को डिस्कस करेंगे, देन हम इन तीनों फेजेस को हर सिंड्रोम के अंदर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फेजेस को। तो जो नंबर 1 फेज है दैट इज़ द प्रोड्रोमल फेज। ठीक है, सबसे पहले अगर हम इस फेज़ की रेंज की बात करें तो इसकी जो फेज़, ये जो फेज़ स्टार्ट होता है वो कुछ मिनट से लेकर 2 दिन तक होता है, यानी कि ऑलमोस्ट 24 to 48 आवर्स तक होते हैं, 1 से 2 दिन तक इसका एक्सपोजर। ठीक है, उसके बाद जो से इसके अंदर सिम्टम्स कौन सी होती हैं, यू विल फील ड्राउजी, वीकनेस होगी, और उसके अलावा नोजिया, वॉमिटिंग और डायरिया। ठीक है, उसके बाद अगर हम सेकंड फेज़ की बात करें, सेकंड फेज़ इज़ द लेटेंट एसिम्प्टोमेटिक फेज़। लेटेंट एसिम्प्टोमेटिक फेज़, अब इस फेज़ की जो सी ड्यूरेशन है, जो बिगन होता है यानी कि जो शुरू होता है, वो हार्स टू 21 डेज। ठीक है, कुछ चंद घंटों से लेकर 21 दिनों तक इसका एक्सपोजर होता है। ठीक है, जो बिगन होता है ये फेज़, और इस फेज़ के दौरान कोई भी सिम्टम अपीयर नहीं होती बॉडी के ऊपर। ठीक है, तो इसके बाद थर्ड फेज़ को हम डिस्कस करते हैं, दैट इज़ द ओवर्ट सिस्टमेटिक इलनेस फेज़। तो ये दिस इज़ द थर्ड फेज। इसकी जो रेंज है, जो बिगन होता है, जो शुरू होता है, दैट इज़ फ्रॉम हार्स टू फ्यूअर देन 60 डेज, यानी कि चंद घंटों से शुरू होकर अबाउट 2 मंथ तक होता है या उससे कम होता है इसका जो एक्सपोजर होता है। ठीक है, अब इसका जो सी ड्यूरेशन है वो डिपेंड करता है कि आया कि जो रेडिएशन का एक्सपोजर है वो कौन से ऑर्गन सिस्टम को ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। ठीक है, यानी कि वो ज़्यादा स्टमक पे इफेक्ट कर रहा है, लंग्स पे कर रहा है या लीवर पे कर रहा है, डिपेंड करता है कि कौन से ऑर्गन के ऊपर सिंड्रोम्स जो सी वो इफेक्ट कर रही हैं।
तो ये जो सा फेज है ये मेन उस पर डिपेंड करता होता है, ठीक है। अच्छा जी, नीचे हम इसको एक फ्लो शीट डायग्राम की मदद से अंडरस्टैंड करते हैं। तो जो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन है दैट इज अ प्रोड्रोमल फेज, जब रेडिएशन एक्सपोजर होंगी, ठीक है। सबसे पहले जो सी रेडिएशन एक्सपोजर होंगी तो जो पहला फेज होगा वो प्रोड्रोमल फेज होगा, ठीक है। सेकंड वन इज द लेटेंट फेज, ठीक है, एसिस्टमेटिक फेज। और जो थर्ड वन होगा इसमें मैनिफेस्ट इलनेस शो होगी। और लास्ट पे जो फोर्थ फेज होगा या तो इससे रिकवरी होगी या फिर डेथ होगी, ठीक है। तो इस तरह से ये जो सी है ये फ्लो शीट डायग्राम चलती है, ये स्टेप वाइज, ठीक है। उसके बाद हमने तीनों फेजेस को डिस्कस किया है। अब हम तीनों सिंड्रोम को डिस्कस करेंगे कि हर सिंड्रोम के अंदर हर फेज का क्या क्या रोल होता है। अच्छा जी, तो हम स्टार्ट करते हैं ये सिंड्रोम्स को। जो फर्स्ट वन है दैट इज द सेरिब्रोवैस्कुलर सिंड्रोम, सेरिब्रोवैस्कुलर सिंड्रोम। तो अब ये जो सा सिंड्रोम होती है इसका जो एंड रिजल्ट होता है दैट इज ऑलवेज फैटल, यानी कि ये हमेशा मोहलक होता है, जानलेवा होता है, इसमें डेथ होती है ऑलवेज। और ये जो सा फेज होता है इसमें जो कंडीशंस होती हैं वो सबसे ज़्यादा सीवियर होती हैं, ठीक है। अब इसमें जो बॉडी का यानी कि रेडिएशन का एक्सपोजर होगा ऑफ कोर्स वो बहुत ज़्यादा इंतहाई सीवियर होगा, जिसकी वजह से हमने देखा कि इसका जो एंड रिजल्ट होता है दैट इज़ फैटल। अब इसमें जो रेडिएशन का एक्सपोजर होता है वो कितना होता है, उसकी जो रेंज है दैट इज़ मोर देन 30 ग्रे एक्चुअली इट इज़ अ यूनिट ऑफ ऑब्जर्प्शन ऑफ रेडिएशन ऑन द बॉडी, ठीक है। इसको हम GY से रिप्रेजेंट करते होते हैं। तो इसका जो बॉडी का एक्सपोजर होता है वो 30 ग्रे तक होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा सीवियर होता है ये एक्सपोजर, ठीक है। बाकी हम सिंड्रोम्स में देखेंगे तो जो एक्सपोजर होगा वो कम होगा, जो मैक्सिमम है वो 30 है और वो सेरिब्रोवैस्कुलर सिंड्रोम के अंदर होता है एंड दैट इज़ टू मच सीवियर, और इसकी वजह से ये जो सा होता है ये फैटल होता है। अच्छा जी, अब हम तीनों फेजेस को डिस्कस करते हैं जो हमने ऊपर डिस्कस किए थे। तो सबसे पहले जो सा प्रोड्रोमल फेज है सेरिब्रोवैस्कुलर सिंड्रोम के अंदर, ये डेवलप करता है विद इन 2 मिनट टू 1 आवर, यानी कि चंद मिनट से लेकर 1 घंटे तक इसका एक्सपोजर होता है। लेटेंट फेज होता है, इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, क्योंकि इसमें जो हमने ऊपर देखा था कि इसमें कोई भी सिम्टम्स जो सी हैं वो शो नहीं होती। और लास्ट अगर हम बात करें अवर्ट सिस्टमेटिक इलनेस फेज की, तो इसमें जो सी सिम्टम्स इंक्लूड होती हैं जी, तो इसमें जो सिम्टम्स इंक्लूड होती हैं डैट इज़ ट्रिमर्स, सीजर्स और अटैक्सिया, ठीक है। यानी कि इसमें ट्यूमर्स वगैरह बनते होते हैं या मोस्टली जो सा होता है वो दौरे वगैरह पड़ते होते हैं, तो इस तरह की कंडीशंस होती हैं इसके अंदर सीवियर, ठीक है। इसके अलावा सेरिब्रल एडिमा, जिसमें फ्लूइड जो होता है बिल्डअप होता है अराउंड द ब्रेन, और जिसकी वजह से क्या होता है जो ब्रेन के अंदर जो वेन्स होती हैं उसका जो प्रेशर होता है, जो नालियाँ होती हैं उसका जो प्रेशर होता है डैट वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से जो सा होता है जो वेसल होती है उसका फटने के चांसेस होते हैं, बस्ट होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। और इस जो सिंड्रोम, अगर ये वाली सिंड्रोम सेरिब्रोवैस्कुलर सिंड्रोम अगर शो होती है किसी भी पर्सन के अंदर, तो उसकी जो डेथ होती है वो जो सी होती है वो 1 to यानी कि हार्ड टू 1 to 2 डेज तक हो जाती होती है, ठीक है। हमने देखा है कि इसमें फेज़ के अंदर, इस सिंड्रोम के अंदर जो रिकवरी के चांसेस हैं वो 0% होते हैं, तो दैट्स वाई इसमें जो डेथ होती है वो हार्ड से लेकर 1 to 2 डेज तक हो जाती है, ठीक है। अच्छा, जो उसके बाद जो सेकंड अब सिंड्रोम है डैट इज़ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिंड्रोम, इसको हम GI भी बोलते होते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिंड्रोम। अब इसमें हम बॉडी रेडिएशन का एक्सपोजर देखें तो वो होता है इन बिटवीन 6 to 30 ग्रे। ऊपर हमने देखा था उसमें तो होता ही मैक्सिमम है 30, इसमें जो सा होगा इन बिटवीन होगा 6 to 30, यानी कि मिनिमम 36 होगा और जो मैक्सिमम होगा वो 30। अगर अफकोर्स जारी बात अगर 30 तक जाएगा तो वो तो पहले वाले में आ जाएगा सेरिब्रोवैस्कुलर सिंड्रोम के अंदर, ठीक है। तो उसमें भी जो सा रिकवरी के चांसेस वो 0 होंगे, लेकिन अगर इन बिटवीन रहता है तो इसमें रिकवरी के कुछ चांसेस होंगे। अच्छा जी, अब इसमें हम तीनों फेजेस को डिस्कस करते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिंड्रोम के अंदर। तो इसके अंदर जो सा पहला फेज है डैट इज़ प्रोड्रोमल सिम्टम, यानी कि जो पहला फेज है इसके अंदर कौन कौन से सिम्टम्स लास्ट करती हैं, वो उसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 1 आवर तक होती है, ठीक है, और रिजॉल्व हो जाती है विद इन 2 डेज, ठीक है। सेकंड फेज इज लेटेंट फेज, लेटेंट एसिम्प्टोमेटिक फेज, और इसकी जो ड्यूरेशन होती है ये कितने दिन तक रहता है, ये रहता है अबाउट 4 to 5 डेज तक। और अवर्ट सिस्टमेटिक फेज की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है सीवियर डिहाइड्रेशन होती है, यानी कि वाटर का जो इम्बैलेंस होता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होते हैं, बॉडी के जो फ्लूइड होते हैं यानी कि उसमें इम्बैलेंस देखने को मिलती है। उसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स होता है, यानी कि सडनली जोन्स होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर फेलियर आता है।
इसके अलावा जो सा होता है नेक्रोसिस यानी कि डेथ ऑफ इंटेस्टाइन्स होती है, और इसके अलावा इसमें भी जो सी है इस फेज़ के अंदर भी जो डेथ है डेट इज़ मोस्टली कॉमन, ठीक है। और ये डिपेंड, अगर ये डेथ और रिकवरी जोन सी है ये डिपेंड किस पे कर रही है कि जो बॉडी के ऊपर जो रेडिएशन का एक्सपोजर हुआ है उसकी क्या रेंज है। थर्ड सिंड्रोम को देखें, डेट इज हेमेटोपोएटिक सिंड्रोम, ठीक है। तो ये लास्ट वन है, उसके बाद हम काजेस देखेंगे और ट्रीटमेंट वगैरह। तो हेमेटोपोएटिक सिंड्रोम जोन सी है, इसके अंदर जो बॉडी का एक्सपोजर होता है वो बहुत ज़्यादा, यानी कि इतना ज़्यादा नहीं होता, 1 to 6 ग्रे तक होता है। तो इसमें जो से रिकवरी के चांसेस होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं हेमेटोपोएटिक सिंड्रोम के अंदर। अच्छा जी, इसमें ये बेसिकली ये सिंड्रोम होती कब है, जब बॉडी के अंदर तीनों जो सेलुलर कंपोनेंट होते हैं ब्लड के अंदर उसकी डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। अब बॉडी के अंदर हमें पता है कि रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं। तो जब इन तीनों की डेफिशिएंसी होगी तो तब ये जोन सी सिंड्रोम है ये अपीयर होगी, हेमेटोपोएटिक सिंड्रोम, ठीक है। आगे इसके अंदर हम डिफरेंट फेजेस को डिस्कस करते हैं, देखते हैं। तो प्रोड्रोमल फेज होता है, ये तो बहुत ज़्यादा माइल्ड होता है, यानी कितना ज़्यादा सीवियर नहीं होता, और ये 6 आवर्स से लेकर लास्ट करता है 24 to 28 आवर्स, यानी कि 1 और 1.5 डे तक होता ही है। उसके बाद सेकंड फेज़ की बात करें तो लेटेंट एसिम्प्टोमेटिक फेज़, ये लास्ट करता है 4 वीक्स तक, और इसमें जो सिम्टम्स अपीयर होती हैं उसमें कौन कौन से होते हैं, इसमें इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं ड्यू टू न्यूट्रोपेनिया, और इसके अलावा डिक्रीज हो जाती है एंटीबॉडी प्रोडक्शन। जब एंटीबॉडी प्रोडक्शन की जो प्रोडक्शन है वो लो होगी, डिक्रीज होगी, तो जिसकी वजह से जो बॉडी का इम्यून फंक्शन होगा उस पर इफेक्ट होगा, वो वीक हो जाएगा। उसके अलावा प्रोटेक्टिया एंड म्यूकस ब्लीडिंग वगैरह होगी जो कि मंथ तक रहती है। उसके अलावा एनीमिया स्टार्ट हो जाएगी स्लोली, ठीक है। उसके बाद सर्वाइवर हैव एन इंक्रीज्ड लाइकलीहुड ऑफ रेडिएशन इंड्यूस्ड कैंसर लाइक ल्यूकेमिया, थायराइड कैंसर। इसमें ये जौन सी जब बॉडी के ऊपर रेडिएशन का एक्सपोजर होगा तो ये जौन सी डिजीज़ हैं ये इंड्यूस होगी, कैंसर लाइक ल्यूकेमिया और थायराइड कैंसर वगैरह। उसके बाद अगर हम काजेज़ की बात करें, काजेज़ ऑफ रेडिएशन पॉइजनिंग, तो जो रेडिएशन पॉइजनिंग है तो इसके अंदर जो सा ज़्यादातर होता है कंटेमिनेशन होती है रेडिएक्टिव मटेरियल की, जिसकी वजह से ये काज होता है। उसके अलावा न्यूक्लियर ब्लास्ट, रेडिएशन एक्सीडेंट्स एंड fallout from nuclear weapons testing can result in direct exposure। तो ये जो सी डिजीज़ होती हैं ये ज़्यादातर उन लोगों में होती हैं जो कि रेडिएशन यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह का काम करते हैं, उनको टेस्ट करते हैं, ठीक है, और जो न्यूक्लियर प्लांट्स वगैरह में काम करते हैं। तो जो कंटेमिनेशन है दैट कैन आल्सो रिजल्ट फ्रॉम कंज्यूमिंग न्यूक्लियर कंटेमिनेशन फूड, यानी कि अगर हम ऐसी फूड को कंज्यूम कर रहे हैं जो कि न्यूक्लियर कंटेमिनेटेड है तो उससे भी हो सकता है। उसके अलावा वाटर, और उसके अलावा स्किन कॉन्टैक्ट विद न्यूक्लियर मटीरियल। अगर हम न्यूक्लियर मटीरियल पे, यानी कि जैसा कि मैंने बताया कि जो लोग न्यूक्लियर प्लांट में काम करते होते हैं, पावर प्लांट्स वगैरह में, तो उनके अंदर ये चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, ट्रीटमेंट फॉर रेडिएशन पॉइजनिंग, अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो उसमें सबसे पहले डीकंटेमिनेशन टू प्रोटेक्ट। जैसे अगर कंटेमिनेटेड फूड है या वाटर है तो उसको हम फिल्ट्रेट करें या प्रिजर्व करें फूड को न्यूक्लियर मटीरियल से, तो ये पहला तरीका है, ठीक है। उसके अलावा सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं डैट कैन हैव लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज। उसके अलावा सपोर्टिव केयर वगैरह सच एज फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट मैनेजमेंट, पेन कंट्रोल फॉर बर्न्स एंड अदर इंजरीज। उसके अलावा मैनेजमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल ट्रॉमा विद साइकोथेरेपी एंड मेडिकेशन, यानी कि प्रॉपर मेडिकेशन वगैरह से भी हम इस जोन सी है रेडिएशन पॉइजनिंग का उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं अगर वो ज़्यादा सीवियर नहीं है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज टॉपिक। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।